नमस्कार दोस्तों, द वॉइस ऑफ यू में आपका स्वागत है। आज हम उस शख्स से मिलवाने वाले हैं जो कि अपने पंचायत के लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाते रहते हैं, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और काफी फेमस है। तो आज हम उनसे मिलाने वाले हैं। तो बताइए आप अपने बारे में। सबसे पहले तो द वॉइस ऑफ यू आपका जो चैनल है उसको मैं धन्यवाद देता हूं। और रही बात कि आप बोल रहे हैं कि पंचायत के प्रति हम एक्टिव रहते हैं, इसको लेकर के सवाल आप करेंगे हमसे, तो करिए जो करना है। ये बताइए प्रमोद जी कि आप अपने जो पंचायत में जो काम के लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे कि हम देखे हैं सड़कों हो गया या जो भी कुछ हो गया उसके बारे में आप सवाल उठाते रहते हैं। तो क्या आप बताएंगे इसके आगे? आप ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप पंचायत समिति के लिए या कोई मुखिया के लिए आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में? देखिए, ये तो आप जो बोले हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को दिमाग में चल रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर पंचायत के लिए या गांव के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए कोई आवाज उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति चुनाव ही लड़ेंगे। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो अगर हम मतदान कर सकते हैं तो मतदाताओं से हम अपने लिए मत मांग भी सकते हैं और चुनाव लड़ भी सकते हैं। अभी लेकिन फिलहाल मैं इसके बारे में आपको कुछ जो है सो स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे, इसका पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन भविष्य में अगर सीट बनती है तो कुछ भी हो सकता है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। यानी आपको बातों से लग रहा है प्रमोद जी कि हो सकता है इन फ्यूचर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या आप बताएंगे, अगर आप मानिए कि चुनाव लड़ते हैं तो आपका क्या मुद्दा हो सकता है जनता के हिसाब से? मेरा सबसे पहला जो मुद्दा होगा, अगर हम चुनाव लड़े, अगर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, अगर हम चुनाव लड़े तो मेरा जो मैनिफेस्टो होगी, मैं जो घोषणा पत्र जारी करूंगा वो तो सार्वजनिक होगी, तभी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी मेरा जो है सो रहेगी घोषणा पत्र। प्रमोद जी, जैसे कि हम बहुत सारे गांव में देखे हैं, बहुत ऐसा सवाल होता है जो युवा लड़ने वाले होते हैं, वो बहुत ऐसा चीज बताते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, या राज्यसभा का इलेक्शन हो या चाहे जो भी हो, लेकिन उस मुद्दा पे वो जो लड़ते हैं वो उतरते नहीं है, काम नहीं हो पाता है। तो क्या लगता है आपको? देखिए विवेक जी, होता क्या है कि अभी जो है सो पिछली जो चुनाव हुई है 2021 के, वह चुनाव में भी जो है सो 80 से 85% युवा चेहरा ही पंचायत चुनाव जीते थे। और आपने जो सवाल किया है ये 100% सही है कि कुछ ऐसे भी युवा चेहरा चुनाव जीतते हैं जो जीतने के बाद जनता की उम्मीद पे खरा नहीं उतरती है। ये निंदनीय है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। अगर आपको चुनाव जिताए हैं, चाहे आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े, मुखिया का चुनाव लड़े, पंचायत समिति का चुनाव लड़े, तो आप निश्चित रूप से जनता की उम्मीद पे खरा उतरिए और जनता के बीच में रहिए। चूंकि जनप्रतिनिधि है आप, तो जनता की काम करना आपका सबसे पहला प्राथमिकता है। और काम का मतलब यह नहीं हुआ कि सड़क बने तब ये विकास हुआ, या पंचायत में जो है सो कुछ ऐसी नेताओं का आगमन हुआ और उसके साथ हम झंडा पकड़ लिए किसी पार्टी का तो हम बड़े नेता हो गया। इस तरह की जो भी करते हैं वो चुनाव जो है सो लड़ेंगे तो दोबारा जीतेंगे नहीं। अब रही बात, आप बोले कि युवा लड़ते हैं लेकिन उसके उम्मीद पे, जनता की उम्मीद पे खरा नहीं उतरता है, तो विवेक जी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी युवा अगर चुनाव लड़ते हैं तो युवा का मतलब हुआ 22 साल, 25 साल, 30 साल। यदि कोई युवा चुनाव लड़के जनता के साथ विश्वासघात करेगी तो निश्चित रूप से उसका राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा, राजनीतिक कैरियर उसकी समाप्त हो जाएगी। तो मैं किसी भी युवा को यही संदेश देना चाहूंगा कि यदि आप चुनाव लड़ते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़िए, विधायक का चुनाव लड़िए, सांसद का चुनाव लड़िए या किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़िए, लेकिन आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता के उम्मीद पे खरा उतरिए और काम कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जनता के बीच में रहिए, जनता के दुख सुख के साथ रहिए। जी, तो आप जैसे कि सुने हैं, जैसे कि प्रमोद जी बताए हैं कि ये सब काम करेंगे। हालांकि अगर इस पे उतरते हैं, जो भी युवा अगर चुनाव लड़ते हैं तो इस पे उतरे तब तो समस्या का कोई बात ही नहीं होगा। हमारे गांव समाज का जो भी जनता है, काफी ज्यादा देखते हैं प्रमोद जी कि बहुत सारे आवास योजना जो सरकार देती है उसके लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठता है कि हमसे 2000 मांगा, हमसे 10,000 मांगा। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, या वास्तव में सही में ऐसा होता है क्या? विवेक जी, आप बात किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार जो है वो कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे कि कई तरह की आवास सहायक की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो पैसा लेते रहते हैं। कई जगह मुखिया पकड़ा जाते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी अगर किसी भी पंचायत की जनता सक्रिय है तो भ्रष्टाचार कभी नहीं बढ़ सकता है। चूंकि संबंधित जो अधिकारी है उसके संज्ञान में आप दीजिएगा तो उसको सजा निश्चित रूप से दोषी को मिलेगा। और
कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार नहीं होती है। कुछ ही महीना पहले आप के पंचायत में भी और बिहार के हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया चली थी, जिसमें आवास सहायक के साथ विभिन्न तरह के पदाधिकारी एवं वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया सभी लोग सम्मिलित थे। लेकिन फिर भी उसमें भ्रष्टाचार हुई। नाम जोड़ने के नाम पे 2000 ली गई, 1000 ली गई, जिसमें किसी एक की संलिप्तता कहना ये हमको उचित नहीं होगा। कहीं ना कहीं सभी दोषी हैं। अब लोग बोलेंगे कि सभी दोषी कैसे हैं? दोषी इसलिए है कि अगर हम किसी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमारे पंचायत में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कैसे हो गया? एक नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, सैकड़ों हुआ। अगर 2000 नाम जोड़ी गई किसी पंचायत में तो 2000 नाम में आप जोड़ लीजिए, अगर 2000 रुपया करके कोई आवास सहायक लेकर के पंचायत से गया होगा तो पंचायत को कितना बड़ा क्षति पहुंचा है किसी भी पंचायत का। तो आप सुने ही है प्रमोद जी के नाम आवाज में कि आपको ये बताएं कि पंचायत में कैसे होता है भ्रष्टाचार। हालांकि प्रमोद जी, एक मेरे पास एक और सवाल आया था, एक जनता का था, वो हमसे पूछ रहे थे कि हमारा नाम काट करके दूसरों को दे दिया, मेरा घर आया था लेकिन दूसरों को दे दिया, तो क्या सही ये होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए क्या होता है, कहने के लिए जो भी चुनाव जीतते हैं वो क्या बोल देगा कि हमारे लिए अब चुनाव हम जीत गए हैं तो हमारे लिए सब जनता बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी भी सुदूर देहात में जो पंचायत स्तर की चुनाव होती है वो बहुत टस भरी चुनाव मुकाबला होती है इस चुनाव में, और विधायक सांसद से कई बड़ी जो है सो वहां पे स्थिति गंभीर रहती है चुनाव में। और जब चुनाव जीत जाते हैं लोग तो आ जाती है 5 साल जो उसका कार्यकाल होता है बदला लेने की। ये एकदम बिल्कुल आप सही बोले हैं। जो काम आप जिस काम के लिए आप बोले हैं वो होता है। ये मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए होता है कि वो लोग पहले ये लिस्ट निकालता है कि कौन हमको वोट दिया था, कौन नहीं दिया था, और कौन हमको चुनाव के समय में डिस्टर्ब किया था, कौन हमारे खिलाफ में था। ये जो हमारा देश है, ये इस देश में सबका अधिकार बराबर है। चुनाव कोई लड़ भी सकता है और चुनाव में मतदान करने के लिए किसी को भी कोई रोक नहीं है। जिसको मन होगा उसको वो अपना मत दान कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है सो इस तरह की जो आप बोले हैं घटना ये होती है। जी, तो आपको पता चला होगा प्रमोद जी क्या बताए हैं, होता है। लेकिन अगर आप इस सवाल पे अगर सही तरीका से अगर आप मुखिया से, सरपंच से अगर आप मिलते हैं, वीडियो से जाके मिलते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके साथ भी हो सकता है, तो सतर्क रहिए। अभी भी आपसे एक और सवाल है प्रमोद जी, तो ये बताइए, गांव समाज में बहुत जगह पे हम देखे हैं कि रास्ता देने के लिए कोई अगर राजी नहीं है, फिर भी अगर वहां पे रोड रुकता है तो क्यों रुकता है? वहां पे बनना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर बिहार सरकार की वहां पे जमीन है जी, तब तो किसी का औकात रहते हुए हिम्मत नहीं है कि वहां पे अगर जनता का पावर हो, जनता एकजुट हो तो सड़क नहीं बनेगी। दूसरी बात, कई जगह हमारे समाज में या हमारे पंचायत में या देश के किसी भी जगहों पे ऐसी स्थिति बनती है कि 2-4 घर कहीं पे रहता है, जैसा सैकड़ों घर रहते हैं, लेकिन उसका रास्ता, बिहार सरकार का रास्ता वहां पे नहीं रहती है जमीन। तो वहां पे आपसी समन्वय बना के ही किसी का प्राइवेट जमीन से आप सड़क का निर्माण करवा सकते हैं। लेकिन क्या है, आप जो बताए कि सड़क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पे सड़क बनना चाहिए, अगर बिहार सरकार की जमीन है तो सड़क बनना चाहिए। सरकार की अगर जमीन नहीं है तब तो ये बहुत बड़ी सवाल खड़ी हो जाती है। इस पे पंचायत का प्रतिनिधित्व जो करते हैं, जो पंचायत के गणमान्य लोग होते हैं, वही बैठक कर सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं कि हमारे ही पंचायत के ये भी लोग हैं, हमारे ही मोहल्ला के ये भी लोग हैं, तो इनको रास्ता क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पंचायत है विवेक जी, वो रास्ता पे ही इतना बड़ा राजनीतिक खेल देते हैं कि हर साल जो है सो जब चुनाव आती है 5 साल के बाद, तो वही एक सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा बन जाता है। तो सड़क पे जो जल जमा होता है प्रमोद जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है, सड़क पे क्यों जल जमा होता है? इतना अच्छा सड़क देखे हैं। देखिए, किसी भी गांव में आप जाइएगा तो लगभग 1-2 जगह सड़क पे जल जमाव रहती है। 1-2 जगह सड़क पे हर गांव में लगभग जल जमा होती है, जिसका कारण कई सारे रहता है। कुछ ऐसे जगह है जो सड़क विभिन्न प्रकार की होती है। कहीं पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा सड़क जो बनी रहती है
उस पे जो है सो बिना एनओसी के कुछ जो है सो नहीं कर सकते हैं पंचायत स्तर के प्रतिनिधि। और कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे नाकामी पंचायत के प्रतिनिधि का ही होता है कि वहां पे व्यवस्था कर सकता है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाली गली नाली पक्कीकरण योजना से जो है सो नाला की निर्माण करके, और बस्ती में अगर कहीं पे सड़क पे पानी लग रही है तो उसका बहाव का व्यवस्था किया जा सकता है। लेकिन कुछ जगह हुआ भी है और कुछ जगह पंचायत की प्रतिनिधि नहीं भी किए हैं, तो ये उनका नाकामी है, चाहे कोई भी पंचायत हो। तो जल जमाव की समस्या पे जो है सो आप चर्चा किए हैं। ये पैट घाट से लेकर के और भगवानपुर के बीच की जो मुख्य सड़क है वहां पे जल जमाव 2 जगह पे होती है। पहला मेरे घर के पास और दूसरा चपाही गांव में होता है। चपाही का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र सुगौना में पड़ती है और कुछ क्षेत्र गंगद्वार पंचायत में पड़ती है। अगर बात करें विधानसभा की तो राजनगर विधानसभा का यह क्षेत्र है। और हमारे घर के सामने जो सड़क पे पानी लगती है उसका मुख्य कारण यह है कि प्राइवेट टीचर मोहम्मद अली सर के घर से लेकर के और संतोष मंडल प्राइवेट टीचर के घर तक जब तक लेबलिंग सही से नहीं होगी तब तक जल जमाव की समस्या इसी तरह बनी रहेगी। लेकिन वहां पे लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं होता कि साइड से इधर उधर से पैदल यात्री चले जाते हैं। गाड़ियां जो चलती है तो 2 चक्का वाले को थोड़ा बहुत मुश्किल की सामना करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है जल जमाव की वो हमारे क्षेत्र के, हमारे पंचायत के कुछ जो क्षेत्र हैं चपाही गांव, वो चपाही के मुख्य सड़क पे होती है, जहां पे लोगों को समझिए कि उस सड़क से 4 चक्का भी जाती है तो मतलब जो है सो 300-400 मीटर तक इतना पानी लगा रहता है कि लोगों को जाना जो है सो जान मान की जो है सो वहां पे डर रहती है, बदबू निकलती रहती है, लोगों को बीमारी होने की डर रहती है। और ये समस्या आज से नहीं है, वर्षों से ये समस्या है और दुखद है ये समस्या, निंदनीय है कि इस समस्या का निदान नहीं हो पा रही है। तो जैसे कि आप सवाल देखे ही हैं प्रमोद जी क्या बोले हैं जल जमाव के ऊपर, तो एक और सवाल है प्रमोद जी। अक्सर गांव में, शहरों में होता है कि बिजली 11,000 वोल्टेज का जो करंट होता है जो दौड़ती रहती है ऊपर से, लेकिन उसके ठीक नीचे पेड़ पौधा जो होते हैं काफी ज्यादा जो उसमें सटा होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना होता है। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? ये इसमें किसकी लापरवाही है? कहाँ पे कंप्लेन किया जाएगा जो कि सभी जनता को उतना नहीं पता होता है? आखिर ये किसका काम है, कौन कंप्लेन करेगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो है गलती अगर कहा जाए तो जिसके जमीन में बिजली विभाग के द्वारा कुछ काम किया जाता है उसी का ये गलती हुआ। क्योंकि जब काम शुरू होती है या प्रगति पर रहती है उसी समय आप संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को लिखित रूप में दीजिए, जा करके 2-4 जनता मिलिए और समस्या से अवगत करवाइए। तो मेरे हिसाब से इस तरह की समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगी और बिजली विभाग सक्रिय है बिहार में। तो जी प्रमोद जी, एक और सवाल है आपसे। आपके पंचायत में अभी योजना चल रहा था सरकार द्वारा जो कि मिनी स्टेडियम और पंचायत भवन का निर्माण करना था, तो क्या आप बताएंगे आपके पंचायत में हो पाया या नहीं हो पाया? देखिए, मिनी स्टेडियम की जो बात आपने कहा है, हमारे पंचायत में मारन फील्ड है एक। वो मारन फील्ड कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है और वो फील्ड ऐसा फील्ड है जहां पे बड़े बड़े नेता जो है सो उस पे क्रिकेट खेल के गए हैं। पूर्व में वर्षों पहले बड़े बड़े नेता वहां पे उद्घाटन करने के लिए आते थे। ड्यूज बॉल से वहां पे टूर्नामेंट चलती थी और क्रिकेट जगत में सबसे अधिक लोकप्रियता अगर बटोरने वाली कोई गांव की टीम थी तो वो टीम था गंगद्वार गांव। और दुर्भाग्य की बात है कि वो फील्ड जो है मारन फील्ड, उसका अभी दुर्दशा आप देखिएगा। फील्ड को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इस गांव की सबसे बड़े संपत्ति को समाप्त किया जा रहा है। और उसके बाद रही बिहार सरकार भवन की बात, तो बिहार सरकार भवन की बात जो है सो कुछ दिन पहले ही हम सुने थे कि कार्य जो है सो शुरुआत होने वाली है, अब होगी कल होगी, और अभी भी सुन ही रहे हैं। और जिस हिसाब से चर्चा है उस हिसाब से शायद बिहार सरकार भवन गंगद्वार पंचायत में बनेगी। भले ही उसका टाइम क्या है नहीं है वो प्रतिनिधि जानेंगे और विभागीय पदाधिकारी जानेंगे, लेकिन बिहार सरकार भवन बनेगी। और अगर प्रतिनिधि की माने, जिस हिसाब से प्रतिनिधि कभी कभी बोलते रहते हैं कहीं कहीं किसी समारोह में, तो उस हिसाब से फील्ड का भी जीर्णोद्धार होगा और शायद मिनी स्टेडियम भी बनने की संभावना है। जी, तो आपको पता चला कि आपके गांव में बनने वाला है, बस देखिए बन जाए। जी, तो एक और सवाल है प्रमोद जी, आपके गांव की शिक्षा
और स्वास्थ्य के लेकर क्या समस्या है, या सब कुछ सही चल रहा है, या कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं है? हमारे गांव की शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो आप हमसे पूछे हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे गांव की जो है, हमारी पंचायत की जो है, वो पूरे देश, पूरे भारत में सबसे लचर व्यवस्था अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का कहीं है तो उसका आइकॉन गंगद्वार को ही माना जाएगा। इससे अधिक हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, चूंकि शिक्षा की व्यवस्था जो है खराब और स्वास्थ्य की, उस पर कहीं ना कहीं इस पंचायत के एक नहीं सभी जनप्रतिनिधि दोषी हैं। वो इसलिए दोषी हैं कि कोई भी नेता हो, चाहे विधायक हो या सांसद, उससे अगर आप सवाल कीजिएगा कि आप क्या करना चाहेंगे जीतने के बाद, या आप राजनीतिक में आए हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो हर एक नेताओं के मुंह से यही बात निकलेगा कि हम जीतते ही स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क पे ध्यान देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है। टाइम से न अस्पताल खुलती है और न टाइम से छात्र और छात्राएं विद्यालय जाती है। विद्यालय यदि छात्र छात्राएं नहीं जाती है तो उसका दोषी कहीं ना कहीं उनके गार्जियन भी है। और दुखद बात यह है कि कभी कभी मीडिया में लोग देखे भी होंगे कि हमारे गांव की जो विद्यालय है वो +2 विद्यालय है, बहुत बड़े विद्यालय है, लेकिन उसकी घेराबंदी भी पंचायत के मुखिया के द्वारा करवा दिया गया है। और दुर्भाग्य देखिए कि फिर भी आप जाइएगा तो गंगद्वार चौक पे 10 गो दुकान पे 5 गो यहाँ बच्चा, 5 गो वहां बच्चा, 5 गो दुर्गा मंदिर के पास, 5 गो गाछी में और 5 गो छहर पे आपको घूमते हुए नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं वहां विद्यालय की जो हेडमास्टर है उनकी ये नाकामी है, लापरवाही है, इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था ये है। और बात रही अस्पताल की, तो अस्पताल में भी जो है सो बहुत कठिन समस्याएं होती है लोगों का। जिस प्रकार से सभी कुछ मुहैया होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं होती है। और मैं अपने पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग लगातार उसको साप्ताहिक निरीक्षण कीजिए और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो लचर व्यवस्थाएं हैं उसको, जो रास्ते से भटक गई है, उसको रास्ते पे लाइए, ताकि आप लोग जाते जाते चर्चा में रहेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है किसके कार्यकाल में सुधार हुई थी। कम समय है, इस समय में मैं आशा करता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमारे पंचायत के प्रतिनिधि पूर्ण जोर जो है सो विचार करते हुए और निरीक्षण करते हुए इसको जो रास्ते से भटका दिया गया है, डॉक्टरों के द्वारा स्वास्थ्य को और टीचरों के द्वारा शिक्षा को, उसको व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। इसी तरह के न्यूज देखने के लिए द वॉइस ऑफ यू में बने रहें। धन्यवाद।